हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज एम कॉम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आज क्लास को चालू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग एम कॉम की हमारी जो बुक है जो बुक का नाम है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें से हम एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड आखिर होता क्या है। व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड is the exchange of goods and services as well as resources between countries। यानी कि जब एक इंसान, एक व्यक्ति अपने देश के अंतर्गत अपना व्यापार करता है तो उसे ट्रेड कहते हैं, और जब वो देश के बाहर यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स इन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जैसा मैंने अभी बताया कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और इंटरनल ट्रेड होता है, यानी कि जो देश के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं और जो देश के बाहर हम बिजनेस करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। देश के अंतर्गत काम करना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब हम देश के बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत तरीके की हमारी कठिनाइयाँ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर पे हैं और अगर आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी मान लीजिए, आपके लिए आपके घर में काम करना ज़्यादा आसान है और बाहर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप अपने देश के अंदर आप अच्छे से काम कर पाते हैं बिकॉज आप अपने देश के बारे में जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानते हैं। बट जब हमें बाहर के देशों में व्यापार करना होता है तो हमें उनके अनुसार काम करना होता है, उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो इसलिए वो इंटरनल ट्रेड के मुकाबले थोड़ा सा ईजी नहीं होता है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे मुश्किल बनाता है? वो कई तरह के हमारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर होता है बहुत ज़्यादा होता है वो, और जो टैक्सेस होते हैं उनके अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं। जैसा जीएसटी हमारे यहाँ पे चलता है इंडिया में, ज़रूरी नहीं ऐसा बाहर जीएसटी चल रहा है, उनके अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हर देश के अपने रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उनकी कस्टम ड्यूटीज़ अलग होती हैं। कस्टम ड्यूटी क्या होता है हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे आगे, तो उनकी ड्यूटीज़ अलग होती हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, माल को आयात निर्यात करने के लिए जो हमें वाहन चाहिए होता है, उससे जो उसमें भी हमारे को इश्यूज आते हैं, ठीक है। और जो हमारे लीगल सिस्टम होता है कि आखिर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वो हर देश का अपना अपना होता है, वो हर देश का अलग होता है। यही वो कारण है जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड से थोड़ा सा मुश्किल होता है। थ्योरीज ऑफ ट्रेड जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम ट्रेड से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में जानेंगे, और जिसमें हमारे पास जो मेजरली हमारी 3 थ्योरीज हैं। ओके, जो हमारी बुक्स हैं, हमारी एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं खासकर बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 थ्योरीज हैं, जिसमें से मैं आज इस वीडियो के अंदर हमारी फर्स्ट थ्योरी का मैं आगमन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड। यानी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड जो है, ये थ्योरी जो है ना, इसे पॉइंट आउट कर लो बिकॉज ये 2 से 3 बार एग्जाम्स में आ चुका है और ये 15 to 20 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ ईजी ऑल्सो बट इट इज़ ऑल्सो मार्केबल बिकॉज इसमें मार्क्स हमको गेन करने हैं, हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेड को हम आज कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी रिकार्डियन थ्योरी है, इसका हम पहले इतिहास जान लेते हैं कि रिकार्डियन थ्योरी को हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। इसका दूसरा जो नाम है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, और ये डेवलप की गई थी 1817 में डेविड रिकार्डो द्वारा। ये थ्योरी वो करी गई थी, डेवलप करी गई थी। और जो ये थ्योरी है, ये डेविड रिकार्डो ने अपनी एक थ्योरी के बेस में, थ्योरी को बेस रखकर इन्होंने इसे डेवलप किया था। डेविड रिकार्डो का मानना था, डेविड रिकार्डो बिलीव्स that labor is the only source of value of goods produced in the economy and it is not limited. In other hand, other inputs such as raw material and capital goods is given by nature in a fixed quantity, but ultimately it is the labor which determines the relative valuation of goods। यानी कि इस पे अगर आप सरल भाषा में जानना चाहें तो डेविड रिकार्डो के अनुसार जो हमारी लेबर है, जो हमारा रिसोर्स है लेबर, वो लेबर वही है जो रियल सोर्स है, वही है जो हमारे बिजनेस को आगे डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। बिकॉज जो अदर रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं और वो आगे चल के वैल्यूएबल तभी बनते हैं जब उस पर हम हमारी लेबर को यूज़ करते हैं।
तो यानी कि आप जो हमारा डेविड रिकार्डो है, इनकी जो थ्योरी है वो लेबर के बेसिस पर, लेबर के नाम पर आधारित है। जो ये हमारे डेविड रिकार्डो हैं, इनकी इसी थ्योरी को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहा गया है, यानी हमारी लेबर की क्या वैल्यू है, ये डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी के जरिए हमें समझाया है। अब जो हमारी ये जो थ्योरी है, ये कुछ अजम्पशंस पे बेसिस है, ठीक है। तो उन अजम्पशंस को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उन अजम्पशंस को नहीं मानेंगे, आगे चल के इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और इस थ्योरी के बारे में हम आगे उत्तर नहीं दे पाएंगे जब हमारे सामने प्रश्न आएगा, ठीक है। तो हमारा जो अजम्पशंस है इस थ्योरी के, वो कुछ इस प्रकार हैं। दैट इज इट इज 2x2 मॉडल, 2 कंट्री एंड 2 प्रोडक्ट मॉडल। यानी कि ये 2x2 मॉडल है, यानी कि इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट्स और 2 तरह के देशों को लिया गया है, आपस में आयात निर्यात के बारे में लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन ये है, मतलब इसमें माना गया है कि 2 ही देश आपस में आयात निर्यात कर रहे हैं, 2 ही तरीके के प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नोटेबली लेबर, विच इज अज्यूम टू बी इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज बट मोबाइल विद इन सेक्टर्स, लेबर इज होमोजेनियस इन यूनिट्स एंड सप्लाई अनचेंज। इसका अर्थात है कि जो हमारे जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन में, जो हमारा लेबर है, लेबर जो है वो इमोबाइल, यानी कि लेबर को कंट्रीज में आपस में इधर उधर नहीं भेजा जाएगा। लेबर अपने देश के अंदर इधर उधर स्टेट्स में जा सकते हैं, बट वो कंट्री से आहर बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोडक्शन हैज कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल एंड ऑन द मार्केट प्रिवेल्स परफेक्ट कंपटीशन विद फुल एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा वो कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल पर आधारित रहेगा, और हमारे यहाँ जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसमें है कि जो हमारे प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के, वो जो लेबर का कॉस्ट होगा उसी के द्वारा निकाला जाएगा, और देयर इज फ्री ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड होगा वो फ्री होगा, और जो कंट्रीज के बीच में बार्टर सिस्टम होगा, यानी मनी सिस्टम नहीं होगा, बार्टर सिस्टम पढ़ा है ना, यानी गुड्स एक्सचेंज करने का सिस्टम होगा, ये उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, टेट्स आर सिमिलर इन द बोथ कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्रीज में टेस्ट सेम होंगे। एक्सचेंज रेशियो फॉर 2 कमोडिटीज इज सेम, यानी जो एक्सचेंज रेशियो होगा कमोडिटीज को एक्सचेंज करने का वो सेम होगा। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज अनचेंज, यानी जो टेक्नोलॉजी होगी वो अनचेंज रहेगी, टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप नहीं होगी, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा। इन अजम्पशंस के आधार पर हमारा जो डेविड रिकार्डो है, उन्होंने जो थ्योरी बताई है उसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। उनकी थ्योरी के अनुसार जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। अब इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज, इन 2 अक्षरों के द्वारा वो कहना क्या चाहते हैं अपनी थ्योरी के अंदर हम जानते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज, इट रेफर्स टू द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंगेज्ड बाय वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री। इन अदर वर्ड्स, advantage in the production of a product by one country or another when it is produced by using favor resources in comparison of other country। यानी कि जब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ये सरल भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, जब 2 कंट्रीज एक ही प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि मान लो अगर भारत देश और हमारा जो चाइना है वो बैट्स बनाता है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज बैट्स बनाती हैं, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो बैट्स उतने ही समय में ज़्यादा बनाती है और चाइना उतने ही समय में कम बनाती है। यानी कि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है चाइना के नाम पर। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने 10 बैट बनाए 10 घंटे में और चाइना ने 8 बैट बनाए 10 घंटे में, यानी कि हमें यहाँ पे 2 बैट का फायदा ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 बैट का फायदा हो रहा है, हम लोग तो ऑलरेडी 10 घंटे के अंदर 10 बैट बना पा रहे हैं, चाइना तो बल्कि 8 ही बैट बना पा रहा है। तो उसे क्या है, हम अगर उससे इंपोर्ट करना चाहिए, हम उससे बैट इंपोर्ट करेंगे नहीं, बल्कि चाइना को हमसे बैट इंपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमको ये एडवांटेज, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये हमारे पास है, चाइना के पास नहीं है। इसमें हमें फायदा होगा, चाइना को नहीं होगा, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये है कि इसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद जो हमारा गुड बना रहे हैं वो दूसरी कंट्री से बेहतर बना रहे होते हैं। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, उसे देख के आपको समझ में आएगा। देखिए ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, ठीक है। इसमें देखो, अगर इंडिया जो है 10 बॉल बनाता है और चाइना भी 10 बॉल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल थोड़ा चेंज किया, ध्यान से देखना। इंडिया 10 बॉल बनाता है, चाइना 10 बॉल बनाता है, और इंडिया
उन 10 बॉलों को सिर्फ 5 लेबर का इस्तेमाल करके ही बना लेती है, बल्कि चाइना के 7 लेबर्स लगते हैं उन 10 बॉल को बनाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, इंडिया के कम रिसोर्स यूज हो रहे हैं और चाइना के ज्यादा रिसोर्स यूज हो रहे हैं। यानी कि अभी भी फायदे में कौन है? हमारा इंडिया है। तो क्या इंडिया को बॉल्स चाइना से इंपोर्ट करना चाहिए? नहीं, बिकॉज हम तो ऑलरेडी एडवांटेज पे हैं, हम लोग ऑलरेडी एब्सोल्यूट एडवांटेज पे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है ट्रेड करना बेटर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज होने के कारण हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन जब ट्रेड करने की परिस्थिति आती है, जब अभी तक तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एडवांटेज, जब हम ट्रेड करने की परिस्थिति में आ जाते हैं उसे कहा जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। कैसे? आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की हमारी थ्योरी कहती है, इट रेफर्स द एडवांटेज enjoyed by a country because it can produce a product, ध्यान से सुनना, it can produce a product relatively more efficiently compared to the other country. According this, two countries will trade as long as each has a comparative advantage in production of one product over other. यानी कि जैसा अगर हमने अभी जो पहला हमारा एग्जांपल था उसमें हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है वो 10 बेड बना रहा था सिर्फ 5 लेबर लगाकर, और जो चाइना है वो सिर्फ 10 बॉल बना रहा था जो वो है 7 लेबर के इस्तेमाल करके। यानी कि चाइना का जो कॉस्ट आता है उस बॉल को बनाने का ज़्यादा आ रहा था और इंडिया का कम आ रहा था। यानी कि इंडिया बॉल बनाने में माहिर है। इसके आगे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसके साथ साथ समझाऊंगा कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इंडिया है 5 लेबर के साथ वो 10 बॉल बना लेता है और 2 बैट बना सकता है। या तो 10 बॉल बना सकता है या तो 2 बैट बना सकता है। और जो चाइना है वो अपने 7 लेबर्स के साथ या तो 10 बॉल बना सकता है या तो 4 बैट बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया को अगर अपने लेबर्स बैट बनाने में लगाने हैं तो बैट वो नहीं बनाएगा, बिकॉज बैट बनाने में उसे जो कॉस्ट आएगी वो महंगी आएगी। बल्कि बॉल उसका अच्छा बन रहा है तो वो उससे बॉल बनवा सकता है, तो बैट कहाँ से लाएगा? फिर क्या होगा, एग्जैक्ट ऑन द वाइस वर्सा, जो चाइना है वहां पर वो अपने 7 लेबर्स के थ्रू बैट ज्यादा बना पा रहा है लेकिन वो बॉल कम बना पा रहा है, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर बॉल्स अच्छे से बन रही हैं और चाइना के अंदर बैट अच्छे से बन रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब दोनों देश आपस में हाथ मिला लेंगे और दोनों आपस में ट्रेड चालू कर देंगे, यानी कि इंडिया अगर चाइना से बैट खरीद ले और चाइना अगर इंडिया से बॉल खरीद ले तो दोनों का काम भी हो जाएगा और दोनों की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी। समझ आया कि हमारी जो ये सिचुएशन है इसमें जो हमारा ट्रेड होगा वो पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी कि इंडिया जो है वो बैट इंपोर्ट कर लेगा और जो चाइना है वो हमसे बॉल इंपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कंसिस्ट करेगा। ओके, होप सो कि आप सबको इस थ्योरी के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा कि ये थ्योरी हमें क्या समझाना चाहती थी। और आगे मैं इसके हमारे क्रिटिसिज्म्स यानी कि जो लैक ऑफ पॉइंट्स है इस थ्योरी के बताना चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास 3 थ्योरीज है, हर टाइम के बाद एक थ्योरी आई है। यानी कि जब पुरानी थ्योरी के आगे नई थ्योरी आती है इसका मतलब जो पुरानी थ्योरी थी उसमें कोई लैक ऑफ पॉइंट्स है जिसकी वजह से नई थ्योरी आई, ठीक है। तो उसकी जो लैक ऑफ पॉइंट्स है वो आप कैसे पता कर सकते हैं, मैं इसी में से बता दूंगा आपको। जो अजम्पशंस है, देखो चीज को समझोगे तो रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो अजम्पशंस थे, अजम्पशंस को अगर आपने याद कर लिया आपको लैक ऑफ पॉइंट्स अपने आप ही मिल जाएंगे। जो देख लेते हैं, फर्स्ट ही पॉइंट है कि इट इज 2x2 मॉडल, यानी कि ये 2 प्रोडक्ट और 2 कंट्री के टाइप का मॉडल है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। कई तरह की कंट्रीज हैं, कई तरह के ट्रेड कर सकती हैं और कई तरह के प्रोडक्ट्स के ट्रेड कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है। और जो हमारा इसमें पॉइंट था कि जो हमारे लेबर, सेकंड पॉइंट था लेबर हमारे इमोबाइल हैं, यानी कि वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, रियलिटी से बहुत दूर है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी सीधी सी बात है, जो ये थ्योरी है वो रियलिटी से कोसों दूर है, क्योंकि इसमें जो बोला गया कि लेबर देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसमें बोला गया कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल पे बेस्ड है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता रियलिटी में। इसमें बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट ही बहुत ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट फुल कैसे हो सकती है? इसमें बोला गया जो 2 कमोडिटीज़ की प्राइसेस है वो लेबर कॉस्ट के द्वारा ही निकाली जाएगी, बल्कि जो प्राइसेस है वो कई सारी चीज़ों पर आधारित होते हैं, डिमांड पर आधारित होते हैं और रिसोर्सेज पर आधारित होते हैं, है ना। और इसमें जो हमारा सबसे मेजर लैक ऑफ पॉइंट ये है कि ये बार्टर सिस्टम पर आधारित है, बल्कि बार्टर सिस्टम अब यूज नहीं किया जाता है। साथ में इसमें एक्सचेंज रेशियो सेम रहेगा, ये भी नहीं हो सकता है।
और इसमें टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है। तो इस तरह से आपका जो रिकार्डियन थ्योरी है वो कंप्लीट होता है, और हम लोग आगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी और थ्योरीज लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसे समझो और एग्जाम्स की तैयारियां चालू कर दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और लाइक करो वीडियो को अभी के अभी इसी वक्त, और सारे स्टूडेंट्स में शेयर कर दो क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। सो बी सेफ, स्टडी हार्ड। जय माता दी।